तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुमूल्य जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित कृषि मेले की प्रमुख झांकियां। चौलाई की खेती पर एक जानकारी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपका साथी, सहयोगी व मार्गदर्शक है और इसी के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा 13 मार्च से 16 मार्च तक 4 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित नवीनतम कृषि जानकारियां एवं कृषि यंत्रों को दिखाया गया, जो कि किसान भाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी था। इसके लिए आइए पहले सुनते हैं इस विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशक डॉक्टर YPS डबास को। किसानों के मध्य बहुप्रचलित कृषि कुंभ के नाम से विख्यात जो खरीफ का अखिल भारतीय किसान मेला है, इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषि निवेश उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को एक साझा मंच प्रदान करना है, जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि किसान भाई, चाहे वो छोटे स्तर का है या बड़े स्तर का किसान है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न तकनीकों का अवलोकन यहाँ पर कर सकता है और कृषि निवेश क्रय भी कर सकता है। तथा यहाँ पे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, हर विधा के वैज्ञानिक उपलब्ध रहते हैं। किसान गोष्ठी के माध्यम से जो प्रतिदिन अपराह्न में होती है, उसमें अपनी समस्याओं का समाधान भी किसान भाई यहाँ पे कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों को भी कृषकों से जो भी उन्होंने अनुसंधान किए थे, जो तकनीकें विकसित की थी, उनकी फीडबैक प्राप्त होती है तथा नई समस्याओं का भी अनुसंधान के लिए ज्ञान होता है। कृषि निवेश उपलब्ध कराने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको भी कम समय में अपनी तकनीकों को बहुत ज़्यादा किसानों के मध्य पहुँचाने का भी मौका यहाँ पर मिल रहा है। इस मेले में खास तौर से हमने विभिन्न किस्म के जो खरीफ में बोई जाने वाली फसलें हैं, उनके नवीनतम बीज, चाहे वो धान है, सोयाबीन है, मक्का, लोबिया, उड़द, मूंग, उनकी उपलब्धता किसानों के मध्य हम करा रहे हैं। और जो विश्वविद्यालय के फार्मी अनुसंधान केंद्र द्वारा उपलब्ध बीज हैं, उस पर किसानों की काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। साथ में सब्जियों के बीज, फल वृक्षों के पौधे, औषधीय पौधों जो पौधे हैं, उनकी भी काफ़ी डिमांड कृषकों के मध्य यहाँ पे है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा किसान भाई से, कृषि उपज बढ़ाने के लिए, नवीन तकनीकों का ज्ञानवर्धन के लिए अवश्य इस किसान मेले का फायदा उठाएं। धन्यवाद। जो किसान भाई इस मेले से समयाभाव के कारण नहीं पहुंच पाए, इसमें उनके लिए अन्नदाता इस मेले में भाग लिया और मेले में बताई गई सभी जानकारियों को आप कृषक बंधुओं के लिए एकत्र किया। तो इसमें मुख्य रूप से धान,
धान की हमारे पास करीब 24 प्रजातियां हैं जिनके हम बीज दे रहे हैं, और हमारे पास एक चारे की है जिसको पंचचरी 5 है, और उड़द की कुछ हैं प्रजातियां हमारे पास, और लोबिया की प्रजातियां हैं। इनके हम बीज उपलब्ध कराए हैं। मुख्यतः हमारे पास इस समय धान की ज़्यादा डिमांड है, और धान में कुछ नई प्रजातियां जैसे पंत बासमती की हमारी प्रजाति है, बासमती पंजाब राइस 1121, पंजाब राइस आपका जो पूसा सुगंध 5 और 4 करके हैं, और एक पंतनगर की वैरायटी है पंत बासमती 1, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और हमारी नई जो मध्यम आकार की जो है पंत धान 19, वो हमारा काफ़ी प्रचलित हो रहा है, और पंत धान 4 जो हमारी पुरानी मोटी वैरायटी है उसको भी काफ़ी किसान ले रहे हैं। और दाने का लोबिया जो है हमारा पंत लोबिया 1 और पंत लोबिया 3, इसमें विशेषता ये है दाने के लोबिया में कि ये 65 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी पैदावार क्षमता बहुत अधिक है। और हम लोग यहाँ पे लाए हैं विक्रय हेतु, हमने सब्जियों के और अन्य फसलों के बीज वगैरह लाए हैं। इसके अलावा हम छोटे फार्म इम्प्लीमेंट्स लाए हैं जो कि पर्वतीय किसानों को काफ़ी श्रम दक्ष जो भी औजार होते हैं वो लाए हैं। हाँ, इसके अलावा हम जो पर्यावरण मित्र ऐसी तकनीकी जो बनाई है हमारे यहाँ, वह तकनीकें हम प्रदर्शन के लिए लाए हैं, जैसे कि VL मंडुआ थ्रेशर और ये शाही हल, उसके बाद कुरमुला ट्रैप, उसके बाद जो नई नई वेराइटियाँ है जैसे विवेक QPM 9 जो मक्के की वेराइटी है, और ये काफ़ी दूध की मात्रा में तुलनीय है। ये हम यहाँ पर प्रदर्शन में लाए हैं और किसानों इनकी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ यहाँ पे जो वर्ष भर कृषि के लिए क्या क्या कार्य योजनाएं बननी चाहिए, इसके लिए हम कृषि कैलेंडर भी किसानों को वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी फसलें होती है रबी की, खरीफ की, उनका कैसे प्रबंधन किया जाए उसके लिए हम यहाँ पे प्रसार प्रपत्र लाए हैं। सालों के लिए जो है एक तो हम गमलेस कटहल जो है वो लाए हैं कि जिसको फल में जो है वो चिपचिपाहट नहीं होती। अंजीर का पौधा है, केले की G9 वैरायटी है, शरीफा जो है वो ग्राफ्टेड वाला है, बेल है, बाकी आम की जो है लंगड़ा, दशहरी, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, केसर, राम केला इत्यादि प्रजातियां काफ़ी हैं। उसके साथ साथ जो है ये पौधों की, सब्जियों की पौध है और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। मित्रों, हमारे केंद्र ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो कि जंगली जानवर से फसल की सुरक्षा करने के काम आता है। हमने इसमें लेज़र टॉर्च का इस्तेमाल किया है और एक सेंसर है। जैसे ही इस लेज़र टॉर्च और सेंसर के बीच में कोई भी बाधा आती है, जंगली जानवर आता है या कोई चोर आपके खेत में घुसने का कोशिश करता है, तो ये हमारा यंत्र जो है स्वतः ही चालू हो जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ जो है वो निकलती हैं। इसमें हमने कुछ जंगली जानवर जैसे शेर है, हाथी है या फिर कुछ पटाखों की आवाज़, ये हमने इसमें डाली हुई हैं। और ये सौर चालित हमने बनाया, सोलर लाइट से चलता है। इसके लिए हमने 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है जो कि 10 वाट के पैनल से ये दिन भर चार्ज होता रहता है। ये एक ये लेज़र टॉर्च है और इसमें करते क्या है कि इसको हम एक खंबे के सहारे इसको फिक्स कर देते हैं और इसकी रोशनी जो है वो सामने पड़ती है। उधर पर एक उस किनारे पर एक जो है मिरर या शीशा जिसमें हम शक्ल देखते हैं अपनी, वो लगा होता है। उससे जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे खंबे पे जाएगी, वहाँ पर भी एक दर्पण लगा होगा। इसी तरीके से तीसरे पे होगा और अंत में ये इस सेंसर पे यहाँ पर आकर जो है, इस सेंसर पे आकर इसकी रेज जो हैं ये टकराती हैं। जैसे ही बीच में कोई जानवर या कोई भी व्यक्ति अगर इसमें घुसने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं आपको इसका एक नमूना दिखा देता हूं कि ये जो है अपने आप चलना शुरू हो गया। जैसे ही बीच में कोई जानवर या फिर कोई मनुष्य आपके खेत में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो ये जो लेज़र लाइट है ये इसमें ब्रेक आ जाएगा और इसके ब्रेक होते ही ये यंत्र जो है चलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अगर ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत होती है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र जोली कोट्स में संपर्क कर सकते हैं। इसको बनाने की तकनीक हम आपको दे सकते हैं।
हाँ, इस बार का जो किसान मेला है ये हमारा कहते हैं कि जो मौसम चल रहा है इस समय, जिसमें कि मधुमक्खी का सीजन कहा जाता है, मौसम कहा जाता है, उसमें मधुमक्खी काफ़ी सारा शहद बनाती है। तो हम उसमें ये बता रहे हैं लोगों को कि आप लोग बेकार में किसी के कहने पे या किसी के दबाव में या अज्ञानतावश आप लोग केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो हैं वो प्रकृति से ही अपनी दवाइयाँ इकट्ठा कर लेती हैं और हम उनके घरों में अंत चीज़ें डाल के, रासायनिक पट्टियाँ लगा के आसानी से मिल जाती हैं दवाइयाँ हमें, और हम बिना कुछ जांचे परखे उसको दवाइयाँ लगाते रहते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो डब्बे को आप देखभाल करते रहिए, हमेशा उसका निरीक्षण परीक्षण करते रहिए कि भाई उसमें क्या है, कैसा है, रानी कैसी है या बच्चे कैसे हैं, उसमें खाने की व्यवस्था क्या है, कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, ये सब देखना बड़ा आवश्यक होता है। साथ ही साथ साफ सफाई को रखने की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि मौन पालक भाई बिल्कुल डब्बे खोलते ही नहीं है, कई कई दिनों तक वो उसकी परवाह नहीं करते, केवल अब सीजन चल रहा है तो अब जरूर खोलते हैं केवल शहद निकालने के लिए। तो उसमें ये देखिए कि उसमें अवस्था क्या है, उसकी क्या व्यवस्था आपने की है उसके लिए। अभी सुनने में आया था कि एक जगह पे डब्बे गए हैं, इनको ले गए मौन ग्रहों को, वहाँ पानी नहीं था, तो रातों रात मक्खी खत्म हो गई, एक जगह बैठ गई जाके वो नाले के अंदर, वहीं मर गई सारी मक्खी। तो आप ये देखिए कि किस जगह का आप चयन कर रहे हैं, कैसी जगह है, वहाँ पर कुछ मिल रहा है उनको, नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो कि ये मैंने स्टॉल लगाया हुआ है और ये स्टॉल को लगाते हुए आज लगभग 2-2.5 साल हो गए हमें, हर साल 2 बार लगता है, और इसमें हमारे साथ इतने मौन पालक जुड़ चुके हैं इस समय जो कि उन विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें प्राकृतिक कहा जाता है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली पत्तेदार सब्जियों के अंतर्गत यदि चौलाई की बात की जाए तो इसका प्रमुख स्थान है। जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे सही बीज का चुनाव, खेत की तैयारी, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, प्रबंधन इत्यादि पर। यदि इसमें किसान भाई किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम खेत में बीजों का कम जमाव, कम वृद्धि, विकास तथा खरपतवारों की अधिकता के कारण कीट एवं रोगों का प्रकोप के रूप में सामने होगा। अतः किसान भाइयों, चौलाई की बुआई के समय कौन कौन से प्रमुख प्रबंधनों को अपनाया जाए जिससे फसल की गुणवत्ता युक्त उपज मिल सके, इसके लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, सर्वप्रथम चौलाई के आर्थिक महत्व के बारे में जानते हैं। यह एक खनिज लवण से भरपूर साग वाली सब्जी है। गर्मी के मौसम में इसकी मांग अधिक होती है, अतः जो किसान भाई इसकी खेती करने के इच्छुक हैं वे इस समय बुआई का कार्य कर सकते हैं। जिस खेत में चौलाई की बुआई करनी हो उसकी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। हल्की अम्लीय मृदा में भी इसकी बुआई की जा सकती है। खेत की तैयारी हेतु 3 से 4 जुताइयां करके पाटा लगाकर अच्छी प्रकार भुरभुरी बनाकर खेत को समतल बना लिया जाता है। अब आइए बात करते हैं इसकी उन्नतशील प्रजातियों की। तो इसके अंतर्गत बड़ी चौलाई, पत्तियां हरे रंग की आकार में बड़ी होती हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए अच्छी प्रजाति है। पूसा कीर्ति, पत्तियां 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा हरे रंग की होती हैं। बुआई के 30 से 35 दिन बाद इसकी पहली कटाई मिल जाती है तथा 70 से 80 दिनों तक इसकी कटाई की जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म औसत पैदावार 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पूसा किरण, पत्तियां हरी, मुलायम, चौड़ी होती हैं। पहली कटाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद की जा सकती है। प्रति एकड़ क्षेत्रफल में बुआई के लिए 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो बीज बुआई के 1 माह पहले 90 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस एवं 10 किलोग्राम पोटाश अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। इसके पश्चात प्रत्येक कटाई के उपरांत 10 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना आवश्यक है।
बुआई के लिए 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति बनाते हैं। चूंकि इसका बीज बहुत ही बारीक होता है, इसलिए राख या बालू में मिलाकर नालियों में बुआई करें। उसके बाद नाली को ढक दें। ध्यान यह रखें कि खेत में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक है। जहां तक बुआई के समय की बात है तो फरवरी से लेकर जुलाई का माह चौलाई की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। बुआई के बाद जब फसल का जमाव हो जाता है तब खरपतवारों की समस्या देखी जाती है। अतः फसल के जमाव से पूर्व अर्थात फसल बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलिन की 1.25 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से पीछे हटते हुए छिड़काव करें, जिससे कि आपकी फसल 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। परंतु किसान भाइयों, यदि इस खरपतवार नाशी का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तब आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निकाय गुड़ाई की इस फसल को आवश्यकता होती है। सिंचाई की अगर बात करें तो बुआई के समय खेत में नमी की कमी रहने पर बुआई के तुरंत पश्चात एक सिंचाई कर देनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक कटाई के बाद फसल की आवश्यकता अनुसार चौथे या 5वें दिन सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, इन फसल में बहुत ज्यादा रोग कीटों का प्रकोप नहीं देखा गया है, परंतु फिर भी विषम परिस्थितियों में पर्ण दाग एवं पर्ण चित्ती रोग दिखाई पड़ता है, जिसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कीटों के अंतर्गत इसमें कटुआ सूंडियों का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है। ये कीट पत्तियों को काटकर या छेदकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक छिड़काव के रूप में नीमगिरी का 4% का घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए तथा अत्यधिक प्रकोप की स्थिति में क्यूनॉल फॉस दवा 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, बीज बुआई के 25 से 30 दिन बाद इसकी पहली कटाई की जाती है। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल की कटाई होती रहती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बनी रहिए हमारे साथ। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा, और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए ये मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में हल्के बादल छाए रहने, दिन के समय तेज धूप खिलने के कारण दिन के तापमानों में हल्की वृद्धि से दिन का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने, सुबह सायं ठंड बनी रहने के कारण रात्रि का न्यूनतम तापमान 15.2 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने तथा सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने के साथ वायुमंडलीय हवा में नमी 86 से 92% एवं दोपहर बाद हवा में नमी 40 से 48% के मध्य रहने, कम गति की हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।
अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह का संभावित मौसम गेहूं की समय से बोई फसल के पकने में सहायक रहेगा। नवंबर माह के प्रथम पखवाड़े में बोई गेहूं की जिन प्रजातियों की फसल की बालियों में दाने बनकर परिपक्व हो गए हों, उसमें इस सप्ताह सिंचाई रोक दें। दिन के तापमानों में संभावित वृद्धि एवं अधिकतर पश्चिम दिशा से हवा बहने के कारण बालियां निकलने एवं दुधिया अवस्था की फसल में इस सप्ताह हल्की सिंचाई शाम के उस समय करें जब हवा की गति कम हो। देर से बोई बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें, जिससे फसल में बालियां एक साथ निकल आएं। तापमानों में संभावित वृद्धि एवं हल्के बादल छाए रहने के कारण गेहूं की कुछ किस्मों की फसल में झुलसा रोग लग सकता है। पहचान हेतु देख लें कि इस रोग के प्रभाव से फसल की निचली पत्तियों में कुछ पीले तथा कुछ भूरापन लिए हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में किनारों पर कथई भूरे तथा बीच में हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। अतः फसल में बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की जिस फसल में ये लक्षण प्रतीत हो, उस फसल में 25 इसी प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर में छिड़काव करें। स्वस्थ फसल में छिड़काव कदापि न करें। गेहूं का बीज तैयार करने के इच्छुक किसान भाई खड़ी फसल में रोगिंग करें। तापमानों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर किसान भाई मूंग, उड़द एवं लोबिया की बुआई इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर लें। पहले बोई गई ये फसलें यदि 15 से 20 दिनों की हो गई हों तथा यदि खेत में कम नमी के कारण बीज का जमाव कम हुआ हो, तब सिंचाई करें तथा ओट आने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रित करें। घने पौधों को निकालकर पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी नियंत्रित कर दें। गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहेगा, अतः किसान भाई गन्ने की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की उचित मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह बुआई जारी रखें। आम के अधिकांश पेड़ों में इस समय फल बन रहे हैं अथवा फूल खिल रहे हैं। साथ ही इस सप्ताह तापमानों में बढ़ोतरी होने तथा शुष्क मौसम रहने की संभावना के मद्देनजर आम के पेड़ों पर इस अवस्था पर किसी प्रकार के कीट जैसे भुनगा, चेपा, फुदका, लस्सी आदि के लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः किसान भाई आम के पेड़ों पर इस सप्ताह किसी प्रकार के रसायन का कोई छिड़काव न करें। धनिया की समय से बोई गई फसल पक चुकी है, अतः पकी फसल की सुबह के समय कटाई करें तथा एक दिन धूप में सूखने के बाद खलिहान में एकत्र कर डंडे की सहायता से पीट कर मड़ाई करें। लहसुन की समय से बोई गई फसल में यदि गांठों का पूर्ण विकास हो गया है, तब इस सप्ताह से सिंचाई बंद कर दें, अन्यथा अधिक नमी के कारण गांठें फट सकती हैं, जिससे गांठों की गुणवत्ता खराब हो जाने से बाजार भाव कम मिलता है एवं आर्थिक क्षति हो जाती है। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।